नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिक्स शाला में। ये है वीडियो नंबर 3। इस वीडियो में हम एससीवी के रोटेशनल चैप्टर के ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज फर्स्ट के क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक के सॉल्यूशंस के बारे में बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एससीवी रोटेशनल चैप्टर के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले वाली दोनों वीडियो देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में दिया हुआ है अ सर्कुलर डिस्क ए ऑफ रेडियस आर इज मेड ऑफ आयरन प्लेट ऑफ थिकनेस टी एंड अनदर सर्कुलर डिस्क बी ऑफ radius 4r is made from an iron plate of thickness t/4. The relation between moments of inertia IA एंड IB। हमें यहाँ पर बोला गया है कि दो सर्कुलर प्लेट्स है। क्वेश्चन मैं समझा देता हूँ आपको। बोला गया है कि दो सर्कुलर प्लेट्स हैं A एंड B, दोनों की रेडियस हमें दी हुई है और दोनों की थिकनेस हमें दी हुई है। तो हमें बताना है कि इनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में क्या रिलेशन होगा। दोनों एक ही मटेरियल से बने हुए हैं, इसका मतलब दोनों की डेंसिटी एक जैसी होगी। तो आइए देखते हैं, एक्चुअली बना के देखते हैं हम लोग। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ तो सपोज़ ये यहाँ पर हमारे पास कुछ इस तरीके से ये फर्स्ट वाली प्लेट है। इसकी रेडियस अगर मैं कंसीडर करूं तो सपोज़ ये रेडियस जो है हमारे पास दी हुई है, ये प्लेट ए है हमारे पास। इस प्लेट ए में इसकी जो रेडियस है वो रेडियस आपको गिवन है आर, और इसकी जो थिकनेस हमें दी हुई है वो दी हुई है टी। सिमिलरली यहाँ पर एक और अगर मैं बात करूँ अब, तो एक और प्लेट हमें गिवन है। डायग्राम थोड़ा सा आगे पीछे हो सकता है तो थोड़ा सा आप देख लीजिए। बी वाली जो प्लेट है इसकी रेडियस आपको दी हुई है 4r, और इसकी जो थिकनेस आपको दी हुई है ये थिकनेस है t/4। ये दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो आयरन की बनी हुई हैं। दोनों ही प्लेट्स जो हैं वो किसकी बनी हैं? आयरन की बनी है, मतलब दोनों की डेंसिटी एक जैसी है। अब यहाँ पर बोला गया है कि दोनों की मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए इसका। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अब यहाँ पर इसने ये स्पेसिफाई नहीं किया है किसके, तो हम सेंटर से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे। जब भी आपको मेंशन नहीं करे तो आप बस इस तरह से निकाल लो, है ना। आप किसी और के भी अबाउट निकालोगे तो भी वो उससे इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि ये कंपेयर करवा रहा है। तो सबसे पहले हमें इसका मास पता होना चाहिए। तो मान लेते हैं इसका मास जो है वो ma है। मास का फॉर्म, अब मास यहाँ पर हमें डेंसिटी मान लिया हमने रो है। डेंसिटी गिवन नहीं है, बस इतना बोला है कि ये प्लेट आयरन की बनी हुई है, तो हम मान लेते हैं कि डेंसिटी इसकी रो है। रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम के लिए हमें पता है πr² इंटू टी हो जाएगा। πr² मतलब यहाँ पर ये देखो डिस्क जो होती है ना एक सिलेंडर की तरह काम करती है। तो थिकनेस इंटू एरिया से हम सरफेस एरिया इंटू थिकनेस, तो यहाँ पर ये हो गया। सिमिलरली अगर मैं MB इस वाले प्लेट के एरिया मास की बात करूँ तो क्या होगा? डेंसिटी π4r² एंड t/4। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास, अगर इसको मैं पूरा सॉल्व करता हूँ तो ये 16 बनेगा, ये 4, तो ये 4 πr² इंटू टी। अब चाहें तो आप इसको एक बार के लिए m मान सकते हैं। थोड़ी देर के लिए आप इसको m कंसिडर कर लें, और ये m है देखिए, तो ये कितना बन जाएगा? ये हमारे पास 4m हो जाएगा, तो ये MB। अब अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखता हूँ IA, तो IA देखो डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 1/2 ma की वैल्यू m और r², और IB इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा? ये फॉर्मूला होता है 1/2 mr² डिस्क का। तो m की जगह इसका मास कितना है? 4m, तो ये 4m, और r की जगह कितनी रेडियस है? 4r²। तो कितना बन जाएगा? ये इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो कितना बन गया? 16 इंटू 32 mr²। तो अब यहाँ पर आपको सीधा दिख रहा है कि IB की वैल्यू तो 32 mr² के इक्वल है, और IA की जो वैल्यू है वो mr² के इक्वल, हाफ mr² के बराबर है। तो ऑब्वियस ही बात है कि IB की जो वैल्यू है वो ज़्यादा है और IA की वैल्यू है वो कम है। इसका मतलब इसका जो आंसर होगा वो क्या हो जाने वाला है? इसका ऑप्शन हो जाएगा C, IA इज़ लेस देन IB। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 बोला गया है इक्वल टॉर्क टॉर्क्स act on the disk A and B of previous problem
मतलब क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहा है। 11 वाले क्वेश्चन में क्या चेंज कर रहा है उसके लिए बात कर रहा है ये, है ना। इनिशियली बोथ बीइंग एट रेस्ट, मतलब दोनों ए और बी जो डिस्क है वो रेस्ट पर है। At a instant later instant, the linear speed of a point on rim A and another point on rim B are V and VB, मतलब जो दोनों पॉइंट की लीनियर स्पीड्स है वो VA एंड B दी हुई है रेस्पेक्टिवली V है। तो हमें A और B के बीच में रिलेशन बताना है। तो बात क्या बोल रहा है, बात यही है वापस से यहाँ पर। अब मैं इसको फ्रंट व्यू बनाता हूँ। यहाँ पर आप देखना कि मान लीजिए कि हमारे पास ये दो डिस्क दी हुई है, एक डिस्क यहाँ पर और एक डिस्क ये ए डिस्क मान लेते हैं और ये बी डिस्क कंसिडर करते हैं। अब जो ए डिस्क है, ये वाली जो डिस्क दी हुई है, ये ए डिस्क आपको जो दी हुई है, इस ए डिस्क की हमें पता है कि रेडियस आर है ना। मास वगैरह हमें पता है, इसका हमने प्रीवियस वाले से हम यहाँ पर देख लेंगे कि प्रीवियस वाले से जो दिया हुआ है हमारे पास, तो मास इसकी। अब यहाँ पर बोला है कि सपोज़ ये इनिशियली रेस्ट पर था और किसी टाइम पर इसकी स्पीड जो हो गई वो वी ए हो जाती है, और इसी तरीके से बी डिस्क के रिम पर जो पॉइंट है उसकी स्पीड हो जाती है वी बी। रेडियस इसकी 4r है। अब बात आती है कि यहाँ पर दोनों को सेम टॉर्क प्रोवाइड करवाया गया। इसको भी जो टॉर्क दिया है वो टाउ दिया है और इसको भी जो टॉर्क दिया है ये टाउ दिया है। ये क्वेश्चन में सब बताया गया है। अब बताया गया है कि यहाँ पर इन दोनों पॉइंट्स पर हमें स्पीड बतानी। तो बेसिकली ये क्वेश्चन एक्चुअली आपको बताएगा, इस क्वेश्चन से आपको लीनियर वेलोसिटी एंगुलर वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन पता चलेगा। दूसरा आप इसको देख सकते हो कि इसमें आपको टॉर्क से अल्फ़ा निकालने वाला रिलेशन पता चलेगा। तो ये क्वेश्चन हमारी काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करता है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमें एक्चुअली हम ये देखेंगे कि वी बी कैसे पता लगाएंगे। कभी भी आपको क्वेश्चन करना हो तो आपको ये देखना है क्या पूछा गया है, वहाँ से शुरू करना है। तो आपको वेलोसिटीज़ बताए। अब वेलोसिटीज़ पता करने के लिए अगर आपको टॉर्क दिया है और ये सारी, तो अगर आपको ओमेगा पता लग जाए तो ओमेगा के थ्रू निकाल सकते हैं। तो हमें पता है कि अगर मैं ओमेगा निकाल लेता हूँ, हमारे पास इक्वेशन है ओमेगा इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी। इनिशियली दोनों के लिए वेलोसिटी जो है वो 0। तो यहाँ पर हमें पता है कि ओमेगा इज इक्वल्स टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फ़ा टी यहाँ पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ओमेगा नॉट है वो इनिशियली इन्होंने बोला है कि 0 है। तो बेसिकली ओमेगा हमारे पास अल्फ़ा टी हो जाएगा। टाइम दोनों के लिए एक जैसा, टाइम की वैल्यू दोनों के लिए एक जैसी है। अल्फ़ा की वैल्यू अब यहाँ पर देखनी है। तो अल्फ़ा की वैल्यू अगर हमारे पास, तो ओमेगा हमारे पास है। अब v इज इक्वल्स टू होता है ओमेगा इंटू आर, ठीक है। तो अब देखिए v इज इक्वल्स टू ओमेगा, एक जनरलाइज चीज़ हम देख पा रहे हैं। तो v इज इक्वल्स टू ओमेगा, अगर हमें यहाँ पर ओमेगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ अल्फ़ा टी इंटू आर। अल्फ़ा को कैसे लिखा जा सकता है, एक और चीज़ हमें पता है कि टॉर्क इक्वल्स टू होता है आई अल्फ़ा। तो अल्फ़ा को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, अगर देखा जाए तो मैं इसको लिख सकता हूँ v इज इक्वल्स टू टॉर्क डिवाइडेड बाई आई आर इंटू टी। इस तरह से लिखा जा सकता है। अब अगर आप आगे देखेंगे यहाँ पर, इसको अगर मैं थोड़ा आगे सॉल्व करूँ तो v जो होगा टॉर्क t एंड आर डिवाइडेड बाई आई हो जाता है, मतलब रेडियस। अब ये दोनों चीज़ें कांस्टेंट हैं, तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो रेडियस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया पर डिपेंड कर रही है। यानी कि मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि v इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है r पर और i पर डिपेंड करती है। अब अगर हम पिछले क्वेश्चंस को देखें तो पिछले क्वेश्चन में रेडियस और इनको कंपेयर करें, तो अगर मैं वी ए की बात करता हूँ तो वी ए, इसमें रेडियस है r, लेकिन मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो इसका था वो पिछले क्वेश्चन में जो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था वो आया था mr²। तो उस हिसाब से अगर देखेंगे तो ये बनेगा 2 डिवाइडेड बाई mr, ठीक है। और इसी तरीके से vb की अगर मैं बात करूं तो ये बन जाएगा, मतलब प्रोपोर्शनलिटी अगर हम देखें तो ये बन जाएगा 4r। रेडियस इसकी 4r है और इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है पिछले क्वेश्चन में हमने देखा था, वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आया था यहाँ पर 32 mr²। तो ये 32 mr², इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ये, और तो ये यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो बन जाएगा
1/8 mr। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर VA जो है वो 2/mr है और VB जो है प्रोपोर्शनल है 8 mr के। तो इसका मतलब यहाँ पर VA की वैल्यू ज़्यादा होगी और VB की वैल्यू कम होने वाली है। इट मीन्स इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर A बन जाएगा, जिसमें दिया है VA इज़ ग्रेटर देन VB। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है अ क्लोज सिलेंड्रिकल ट्यूब कंटेनिंग सम वाटर नॉट फिल्ड इन द एंटायर ट्यूब। कुछ वाटर है जो इसके अंदर भरा हुआ है, पूरी ये ट्यूब अभी यहाँ पर भरी हुई नहीं है। तो अगर हम बात करें इस जगह पर, तो आगे बोलता है कि a closed cylindrical tube containing some water lie in the horizontal plane if the tube is rotated about a perpendicular bisector. The moment of inertia of water about the axis. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट क्या होगा। तो देखिए, पहले मैं डायग्राम बताता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ कि एक्चुअली क्या बोलना चाह रहा है। देखिए दोस्तों, तो इनिशियल सिचुएशन जो है वो इस तरह से दी हुई है। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन पर रखी हुई है ट्यूब और इसमें आधा पानी भरा हुआ है, वाटर भरा हुआ है। अब ये क्या चाह रहे हैं, ये इसके बीच में अगर एक एक्सिस यहाँ पर बनाई जाए और इसके अबाउट अगर इसको रोटेट करवाएं, तो रोटेट करवाने से क्या इफ़ेक्ट आएगा। तो जब हम इसको रोटेट करवाते हैं, जब ये रोटेट करती है तो उस सिचुएशन में क्या हो जाएगा। अब देखो, रोटेशन की वजह से क्या होता है कि वाटर का जो पोर्शन है इस पॉइंट के अबाउट, इस एक्सेस के अबाउट, इस AB एक्सेस के अबाउट अगर रोटेट करते हैं तो इस वाटर पे, इस वाले पोर्शन पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा पीछे वाले डायरेक्शन में। तो इसकी जो शेप होगी कुछ इस तरीके से बन जाएगी। यहाँ पर जो वाटर की शेप होगी वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर बन जाएगी, इस तरीके से। अब ये एक्चुअली क्या है, फ्लूइड डायनामिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है। तो आप इस तरह से ध्यान रखो, जब भी किसी लिक्विड से भरे हुए कंटेनर को या किसी भी चीज़ को अगर हम रोटेट करवाते हैं, जिस एक्सिस के अबाउट हम रोटेट कराते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि रोटेशनल, जैसे मान लीजिए कि ये दिया हुआ है आपके पास एक छोटा सा कंटेनर, इस तरह से दिया हुआ है, इस पर पूरा पानी इस तरीके से भरा हुआ है। अब अगर आप एक पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट घुमाएंगे, तो जिस एक्सिस के अबाउट अगर आप रोटेट करवा रहे हैं, तो उस पॉइंट से दूर इस लिक्विड पर, इस कंटेनर के रेस्पेक्ट में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा बाहर वाली डायरेक्शन में, ओमेगा आर स्क्वायर करके बाहर वाली डायरेक्शन में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। ठीक है, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर बाहर फोर्स लगेगा। तो ये जो लिक्विड है उसकी शेप कुछ इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बढ़ जाएगा। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर हो रहा है। यहाँ पर इसके अबाउट जब हम इसको रोटेट करवा रहे हैं, तो यहाँ से लिक्विड पीछे की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से इस तरफ बन गया है ना। अब यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमें जानने की ज़रूरत नहीं है कि कितना है, हमें सिर्फ ये देखना है कि, तो अगर हम इस छोटे से पोर्शन, जैसे जैसे हम बात करेंगे, तो यहाँ पर सेंटर से, जैसे इस एक्सेस से जैसे जैसे दूर जाते हैं, तो मास की वैल्यू बढ़ती जाती है और डिस्टेंस की वैल्यू भी बढ़ती। जैसे मान लीजिए एक छोटा सा एलिमेंट अगर मैं यहाँ पर लेकर चलता हूँ, एक स्मॉल एलिमेंट अगर मैं यहाँ लेकर चलता हूँ, तो इससे डिस्टेंस r है। फिर इतना ही एलिमेंट छोटा सा r लूँगा तो डिस्टेंस क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो डिस्टेंस बढ़ रही है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। इस सिचुएशन में अगर ये ऐसे ही रहता तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सब जगह एक जैसा रहता, लेकिन यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया धीरे धीरे क्या होता जाएगा, इंक्रीज़ होता जाएगा। तो इस हिसाब से इसका आंसर, क्योंकि आप देखिए, खुद देखिए, अगर मैं स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसके लिए लिखूँगा तो ये कितना बनेगा, dmr²। अब जैसे जैसे दूर जाएंगे, ये यहाँ पर वाला पोर्शन जो आएगा, तो डिस्टेंस की वैल्यू बढ़ जाएगी, r की वैल्यू बढ़ेगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू भी इंक्रीज़ होगी। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें हमें बोला गया है इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन कांस्टेंट, और डी ऑप्शन दिया है इंक्रीजेज इफ़ द रोटेशन इज़ क्लॉकवाइज एंड डिक्रीजेज इज एंटी क्लॉक। देखो, इंक्रीज एंटी क्लॉकवाइज हो क्लॉकवाइज, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर इसकी जगह अपोजिट मैनर में भी घुमाएंगे तो यहाँ पर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आउटवर्ड डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स सब लगता है जब रोटेशन हो रहा हो, है ना, आउटवर्ड डायरेक्शन में। किसके रेस्पेक्ट में, दो तरह के फोर्स होते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है वो तब हम देखते हैं जब हम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में बात कर रहे होते हैं। अगर मैं लिक्विड पर ग्राउंड के रेस्पेक्ट में फोर्स की बात करता तो सेंट्रीपिटल देखता, लेकिन अगर मैं लिक्विड के कंटेनर के रेस्पेक्ट में देखूं तो सेंट्रीफ्यूगल लगाना पड़ेगा। उसी से हम पता लगा पाएंगे कि शेप किस तरीके बन पा रही है। ठीक है,
तो यहाँ पर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज से कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा फ्लूइड डायनामिक्स जो है उसका भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है और थोड़ा सा रोटेशनल मोशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ यूनिफॉर्म सेमी सर्कुलर वायर ऑफ मास m and radius r about a line perpendicular to the plane of wire through the center is। तो हमें एक हाफ सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है, सेमी सर्कुलर वायर दिया हुआ है। सेमी सर्कुलर का मतलब होता है हाफ सर्कुलर वायर दिया हुआ है जिसकी रेडियस r बताई गई है। तो उसके सेंटर के अबाउट, देखिए दो चीज़ें होती है, सेंटर और सेंटर ऑफ मास। सेमी सर्कल जो होता है उसका सेंटर अलग होता है, उसका सेंटर ऑफ मास अलग होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम आगे जो क्वेश्चन आएगा उनमें बात करेंगे। तो सर्कल दिया हुआ, देखिए मैं डायग्राम बनाता हूँ तो आपको पता लगे। देखिए ये ऐसे दिया हुआ है, इसको बोलेंगे सेंटर, ज्योमेट्रिकल सेंटर। तो इस हाफ रिंग का भी ज्योमेट्रिकल सेंटर यही होगा। इसके अबाउट ये इस तरह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में बात कर रहा है कि कितना होगा। तो एक चीज़ देखिए, इसको मैं दोनों तरीके से आपको बताता हूँ। एक चीज़ तो डायरेक्ट मैं पहले एक बार आपको इसका छोटा सा डेरिवेशन है वो करके मैं बता देता हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगा कि इसको डायरेक्ट कैसे याद रखा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चंस को। तो देखिए अगर हम यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करके चलते हैं, मान लीजिए मैंने ये एक एलिमेंट कंसिडर किया जिसका मास ले लेते हैं हम स्मॉल dm, ठीक है। तो स्मॉल dm है, यहाँ से इसकी जो डिस्टेंस है वो r ही है। तो स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा वो कितना हो जाएगा, di इक्वल्स टू स्मॉल एलिमेंट है तो स्मॉल dm और r स्क्वायर, पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर dm और r स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ एलिमेंट होगा, चाहे यहाँ पर हो चाहे यहाँ पर हो, कुछ एलिमेंट यहाँ पर लेंगे कुछ यहाँ पर लेंगे, सबकी डिस्टेंस r ही रहेगी पूरे इसमें, ठीक है ना। अगर इस सेंटर ओके अबाउट अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं तो इसका मतलब r तो कांस्टेंट है वो तो हर एलिमेंट के लिए, तो r को बाहर ले लेते हैं तो क्या बनेगा dm। तो अगर ये dm हो गया यहाँ पर तो dm, इसका मतलब देखो अंदर सिर्फ dm है, इसका मतलब क्या हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dm, ठीक है। तो इंटीग्रेशन ऑफ dm का मतलब हो गया टोटल मास उस रिंग का कितना बोला गया। देखो यहाँ वाला मास ऐड किया, फिर छोटा मास ऐड किया, फिर तो सारे मास को ऐड कर देंगे। इंटीग्रेशन का मतलब ही क्या होता है, ऐड कर देना, कंटिन्यूस चीज़ों को ऐड करते रहना। तो यहाँ पर फिर इसके जस्ट पास वाला, फिर इसके जस्ट पास वाला, थोड़ा थोड़ा सारा मास ऐड करेंगे तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास आ जाएगा mr स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे पास mr स्क्वायर निकल कर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक छोटी सी जो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, याद रखने वाली चीज़ जो आपको बाद में भी हेल्प करेगी। इसके अकॉर्डिंग अगर ऑप्शन देखते हैं तो हमारे पास चारों ऑप्शन में से ऑप्शन ए इसका आंसर निकल कर आएगा mr स्क्वायर। तो आंसर इसका जो होगा वो ऑप्शन ए बनेगा। अब ऐसी चीज़ों के लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ याद रखने के लिए, ये आपको बहुत काम आएगी आगे। आप हमेशा एक चीज़ याद रखो कि रिंग चाहे आधी दी हुई है, जैसे ये रिंग दी हुई है, रिंग के लिए केस, रिंग के केस में सिर्फ ये आपको चाहे ये रिंग दी हुई है, चाहे रिंग का एक छोटा सा पोर्शन दिया हुआ है, ये वाला ये रिंग है बस, यहाँ पे इसको डिस्क मत समझना, ये रिंग दी हुई है रिंग की, क्योंकि अब आप रिंग को अगर कट करोगे तो यही पोर्शन कट होगा। तो रिंग दी हुई हो या रिंग का कोई पार्ट दिया हुआ हो या हाफ रिंग दी हुई हो, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, वो फार्मूला mr स्क्वायर ही बनने वाला है। मैं फार्मूले की बात कर रहा हूँ, फार्मूला जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उस फार्मूला क्या रहने वाला है, mr स्क्वायर ही रहने वाला है। अब अगर इसका मास सपोज़ है ना, अगर मान लो इस पोर्शन का मास m है तो यहाँ m लिख दो, अगर इस पोर्शन का मास m/2 है तो यहाँ m/2 लिख दो, है ना। जैसे अगर मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताऊँ ताकि आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। मान लीजिए हमारे पास ये रिंग दी हुई थी, यहाँ पर एक छोटी सी ये रिंग दी थी, इसका मास आपको दिया हुआ है m, रेडियस है r, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो होगा इस सेंटर के अबाउट वो बन जाएगा mr स्क्वायर। अब मान लीजिए कि इस रिंग को हमने ब्रेक करके आधा कर दिया है, ठीक है, यहाँ पर आधा किया। अब इसी रिंग को अगर मैंने कट करके आधा किया तो अब यहाँ पर मास कितना बचा है, m/2 बचा है ना, और रेडियस इसकी r ही रही। अब अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखूँगा तो फॉर्मूला यही है, मैं वैल्यू की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर्मूला यही है। इस फॉर्मूले में mr स्क्वायर को रखेंगे तो इस हाफ रिंग जो है, हाफ रिंग का मास कितना हो गया अगर इसी से मैंने निकाला। अगर आपको ऑलरेडी हाफ रिंग का मास m दिया हुआ था, जैसे यहाँ पर दिया है तो m ही रखो। तो इसका मास हमारे पास, इससे मैंने जब बनाया इस वाली से इस, तो इसका मास कितना रह गया m/2,
ये m की जगह मैंने ये लिख दिया, और r मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो कितना बन गया फॉर्मूला, एम आर स्क्वायर, वैल्यू कितनी आ गई, एम आर स्क्वायर बाई 2। कन्फ्यूज़ मत होना, ये बची हुई रिंग का ही हमें यहाँ पर मास लिखना होता है। तो अगर आपके पास एक रिंग थी, उसको आपने ब्रेक कर दिया, तो फिर ये मास यहाँ पर जो है तोड़ दिया है, तो यहाँ पर ये रहेगा। अगर आप इसको फोल्ड कर देते तो सेम ही, जितना मास इधर था उतना ही मास इधर हो जाता, तो एम आर स्क्वायर ही रहता। बात समझ में आई। तो रिंग का चाहे छोटा सा पोर्शन हो, चाहे हाफ पोर्शन या पूरा, इसका फॉर्मूला सेंटर ऑफ मास के अबाउट एम आर स्क्वायर ही बना रहेगा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है, लेट I1 एंड I2 बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ टू बॉडीज़ ऑफ आइडेंटिकल ज्योमेट्रिकल शेप। मतलब दो बॉडीज़ है जिनकी ज्योमेट्रिकल शेप एक जैसी दी है। द फर्स्ट मेड ऑफ एल्यूमिनियम एंड सेकेंड मेड ऑफ आयरन। तो हमें बताना है, चार ऑप्शन दिए हैं, I1 I2, I1 इज़ लेस देन I2, सेकेंड ऑप्शन दिया I1 इक्वल्स टू I2, थर्ड ऑप्शन दिया I1 ग्रेटर देन I2, और डी दिया रिलेशन बिटवीन I1 I2 डिपेंड्स ऑन द एक्चुअल शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो देखिए क्या बोलना चाह रहा है। मान लीजिए हम मान ले के चलते हैं कि सपोज़ हमारे पास इस तरीके से एक कोई भी ऑब्जेक्ट दिया हुआ हो सकता है। मान लीजिए मैं एक रोड लेके चल लेता हूँ, ऐसे रैंडमली ले लिया मैंने, ठीक है। इसकी जगह आप कुछ और भी ले सकते थे। रोड का अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया देखेंगे तो ज्योमेट्रिकल शेप एक दे रहा है, मतलब लेंथ इसकी भी एल ले लेते हैं। एक एल्यूमिनियम की है, ठीक है, और फर्स्ट वाली एल्यूमिनियम की बनी हुई है और सेकंड वाली आयरन की बनी हुई है। तो सेकंड वाली आयरन की बनी हुई है, शेप उनकी एक जैसी, ज्योमेट्रिकली लेंथ एक जैसी। इसका मतलब अगर एक आयरन की है और एक यहाँ पर है, तो इसका मास ज़्यादा होगा। तो ये जो फर्स्ट वाले, इसका मास m2, तो यहाँ पर हमें ऑब्वियस ही बात है कि m1 ग्रेटर देन होगा, सॉरी m1 यहाँ पर लेस देन होगा और m2 ज़्यादा होगा। आयरन की डेंसिटी ज़्यादा होती है, तो ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर अब ज्योमेट्रिकली मास इसका ज़्यादा है और इसका कम है। तो अगर मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला अगर हम देखें, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, I इज इक्वल्स टू m1 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, और इसके लिए I2 इक्वल्स टू m2 L स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3। तो देखो L स्क्वायर बाई 3, L स्क्वायर बाई 3 तो ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, तो सेम है। लेकिन m1 और m2 में से कौन बड़ा है, m2 बड़ा है। इसका मतलब आयरन की रोड जो होगा उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज़्यादा होगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, I1 इज़ लेस देन I2। ठीक है, आई होप आपको पांचों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर आपने इससे पहले वाली, आपको अगर ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा है, तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को। और अगर आपने इससे पहले वाले क्वेश्चंस के सॉल्यूशन नहीं देखे और आप वो देखना चाहते हैं, तो उसके लिए ऊपर जो यहाँ पर ऊपर जाके भी देख सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से भी देख सकते हैं, और इसकी प्लेलिस्ट में भी जाकर आप पिछले वीडियोस को देख सकते हैं। तो ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और बने रहिए फिजिक्स शाला के साथ।